आज मैं आपको समंदर के बीच एनकाउंटर का ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह वीडियो उन स्मगलर्स का है जो रात के अंधेरे में उफनते समंदर के बीच छोटी छोटी बोट्स में खतरनाक ड्रग्स भरकर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। यह वीडियो दिखाता है कैसे बड़े बड़े जहाजों में लाखों टन माल के बीच बड़े बड़े कंटेनर्स में सैकड़ों किलो हेरोइन छोटे छोटे पैकेट्स में छुपा कर रखी जाती है। यह वीडियो दिखाता है कैसे कोस्ट गार्ड के जांबाज जवान समंदर की तूफानी लहरों के बीच ड्रग्स के तस्करों को पकड़ते हैं। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से इस साल 50,000 किलो से ज्यादा हेरोइन, अफीम, ब्राउन शुगर, मेथाम्फेटामाइन, इस तरह की ड्रग्स भारत में भेजी गई। हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने का खतरनाक खेल सरहद के पास से कैसे खेला जाता है, इसका एक और सबूत भी आज मेरे पास है। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप है। यह ऑडियो क्लिप बताता है कि अब पाकिस्तानी स्मगलर्स के लिए समंदर के रास्ते ड्रग्स भेजना कितना मुश्किल हो गया है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये ड्रग सप्लायर पाकिस्तान में बैठे अपने बॉस को बता रहा है कि अब समंदर के रास्ते इंडिया में ड्रग्स भेजने की कोशिश का मतलब है सुसाइड। इस ऑडियो में ड्रग पेडलर यह बता रहा है कि आजकल समंदर में ऐसी नाकेबंदी है कि बड़े बड़े दिलेर भी अपनी बोट लेकर हिंदुस्तान की तरफ जाने को तैयार नहीं होते। आज मैं आपको बताऊंगा पिछले 3 साल में हमारी एजेंसीज ने कितनी भारी तादाद में ड्रग्स को पकड़ा और इतनी बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स पकड़ी गई उसका क्या हुआ। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ज्यादातर ड्रग्स गुजरात के बॉर्डर पर, गुजरात के पोर्ट्स पर ही क्यों पकड़े जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं ड्रग्स की तस्करी करने वालों का और सिक्योरिटी फोर्सेस के लाइव एनकाउंटर का वीडियो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे पास हैं। ये तस्वीरें कच्छ के पास समंदर में भारत पाकिस्तान की सीमा की है। समंदर के बीच ड्रग तस्करी करने वालों को पकड़ने के ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें हैं। पाकिस्तान से हराए ड्रग स्मगलर्स की बोट को गुजरात एटीएस की टीम और कोस्ट गार्ड ने ट्रेस कर लिया। समुद्र में ड्रग तस्करों को घेर लिया गया है। वो कोस्ट गार्ड के शिप की सर्चलाइट की जद में है। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि स्मगलर्स के जहाज की तरफ फ्लेयर्स फेंके गए हैं। ये फ्लेयर्स समुद्र में जहाजों को, लॉन्च को, बोट को लोकेट करने के लिए फेंकी जाती है जिससे उनको फॉलो किया जा सके। फ्लेयर्स फेंकने के साथ ही कोस्ट गार्ड और एटीएस की टीम ने स्मगलर्स को सरेंडर की वार्निंग देनी शुरू कर दी है। पास में लो यार, 100 सारे लोग बाहर आ जाओ, बहुत खड़े करके सामने खड़े रह जाओ, सारे खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ। अबे रुका हुआ चलो 100 पास में ले उसके। बच्ची बोट इंजन बंद करके इधर ही खड़े रह जाओ। बच्ची बोट पीछे कुछ फेंका है क्या इसने? नहीं, कुछ फ्लोट है नहीं। यह ऑपरेशन इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर लाइन यानी समुद्र में भारत पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब चल रहा है। समुद्र में किसी भी देश की सीमा का खास तौर पर रात के वक्त अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। अक्सर होता यह कि कोस्ट गार्ड के ललकारने पर क्रिमिनल्स अपनी बोट या लॉन्च लेकर पाकिस्तान की सीमा की तरफ भाग जाते हैं। उन्हें पता होता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड या एटीएस की टीम उनका पीछा करते हुए दूसरे देश की समुद्री सीमा में दाखिल नहीं हो पाएगी। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोस्ट गार्ड और एटीएस की टीमों ने ड्रग तस्करों की बोट को आइडेंटिफाई कर लिया है, वार्निंग फ्लेयर रिलीज कर दिए हैं और अब उन्हें सरेंडर करने को कहा जा रहा है। ड्रग तस्करों की जो बोट यहां दिख रही है उसका नाम है अल हज।
ये पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ बढ़ रही थी। तभी सर्विलांस की मदद से इसे ट्रेस कर लिया गया। जब इस बोट पर सवार लोगों को सरेंडर करने को कहा गया तो इसके लिए तैयार नहीं हुए, बोट से बाहर डेक पर नहीं आए, उल्टा बोट को लेकर वापस पाकिस्तान की सरहद की तरफ भागने की कोशिश करने लगे। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की टीम ने उन्हें एक बार फिर वार्निंग दी, सरेंडर करने को कहा। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको बोलो रुकने के लिए। पास में लो यार, 100 स्प्लिट पीछे कुछ फेंका है क्या इसने? नहीं, ये फ्लोट है नहीं। बस बस बस, आगे चला गया वो, आगे देखो, आगे। जब बार बार चेतावनी देने के बाद भी और सरेंडर करने के लिए कहने के बाद भी ड्रग्स के तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे तो कोस्ट गार्ड के शिप ने उन्हें खदेड़ा। सरेंडर की चेतावनी के साथ ही भागते हुए तस्करों को पकड़ने के लिए फायरिंग भी शुरू हो गई। गुजरात एटीएस की टीम इन तस्करों को लगातार सरेंडर करने के लिए कह रही थी, उनकी बोट पर फायरिंग कर रही थी, जिससे वो भारत की समुद्री सीमा को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ भागने न पाए। हाथ ऊपर करके सारे बाहर खड़े रह जाओ, हाथ ऊपर करो, आगे आ जाओ, आगे। चलो स्टॉप, बॉडी गई, बॉडी गाड़ी, बॉडी आगे 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 आ जाओ, आगे। सारे लोग आगे आ जाओ, ऊपर हाथ करके खड़े रह जाओ। सारे लोग नीचे आए, ऊपर आ जाओ। बोर्डिंग पार्टी एंड बोर्ड लोअरिंग पार्टी बोर्ड डेक। सर्च लाइट सारे लोग बाहर आ जाओ, बाहर खड़े करके सामने खड़े रह जाओ। सारे खड़े आ जाओ, सारे खड़े आ जाओ। सारे बाहर खड़े आ जाओ, सारे बाहर आ जाओ। सारे बाहर आ जाओ, इनकी गोली से उड़ाया जाएगा, जल्दी बाहर आ जाओ। आगे ना, 100 आगे ले यार। सारे बाहर आ जाओ, सारे नहीं तो गोली से उड़ाया जाएगा। बस 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 स्टॉप फायरिंग, स्टॉप फायरिंग। लगातार फायरिंग और वार्निंग के कारण ड्रग्स स्मगलर्स को समझ आ गया कि वो भाग नहीं पाएंगे, इसलिए आखिरकार उन्होंने सरेंडर कर दिया। बोट से 56 किलोग्राम हेरोइन के साथ 9 पाकिस्तानी तस्कर पकड़े गए। इस बोट से पकड़ी गई हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट में कुल कीमत करीब 280 करोड़ रुपए है। ये गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की बड़ी कामयाबी थी। जिस बोट में ड्रग तस्करी की जा रही थी उसे मैरीटाइम लैंग्वेज में लॉन्च कहते हैं। इस लॉन्च में पाइप लदे हुए थे, ड्रग्स को पाइप के भीतर छुपाकर रखा गया था, जिससे ऊपरी तौर पर देखने पर पता ही न चले कि पाइप के भीतर ड्रग्स भी हो सकती हैं। इस ऑपरेशन के दौरान जो लोग गिरफ्तार किए गए उनमें पाकिस्तान के बड़े ड्रग तस्कर हाजी हसन का बेटा और उसका दामाद भी शामिल था। असल में पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते ड्रग तस्करी रोकने के लिए गुजरात एटीएस, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो और कोस्ट गार्ड ने जबरदस्त निगरानी बढ़ा रखी है। इसकी वजह से पहले तस्करी करने वाले लोगों ने ड्रग्स की खेप गुजरात पहुंचाने से मना कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के ड्रग माफिया हाजी हसन को ड्रग्स की खेप पहुंचाने के लिए अपने बेटे और दामाद को भेजना पड़ा, लेकिन वो भी गिरफ्तार होकर अब सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए पाकिस्तान के तस्करों से पूछताछ में पता चला कि पाकिस्तान से भेजी गई इस ड्रग का रिसीवर तो दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली से ड्रग्स को पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सप्लाई किया जाना था। इस जानकारी को गुजरात एटीएस ने एनसीबी के साथ शेयर किया, जिसके बाद दिल्ली के जामिया नगर और शाहीन बाग में छापे मारे गए।
इसके अलावा यूपी के मुजफ्फरनगर में भी रेड की गई। इन सभी जगहों से 351 किलोग्राम हेरोइन और बरामद हुई। ड्रग की इतनी भारी तादाद के साथ भारत में ड्रग माफिया रजी हैदर, इमरान और अवतार सिंह उस संधि को पकड़ा गया। इनसे मिली जानकारी के बाद वाघा अटारी बॉर्डर से भी 100 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। इस पूरे ड्रग रैकेट की जांच अभी चल रही है। अभी कुछ आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब तक की जांच में पता चला कि अफगानिस्तान से हेरोइन को ईरान और पाकिस्तान के रास्ते भारत भेजा जा रहा था। गुजरात से इस हेरोइन को दिल्ली लाकर डाइल्यूट किया जाता था, यानी इसकी डोज को हल्का किया जाता था। इस काम के लिए ड्रग माफिया ने एक अफगानी नागरिक को भी दिल्ली में खास तौर पर तैनात किया हुआ था। उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और इंफॉर्मेशन हासिल की है। निर्णय ने ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ चल रहे अभियान के बारे में पूरी पड़ताल की। निर्णय ने इन ऑपरेशन से जुड़े अफसरों से बात की, तमाम केसेस में बरामद ड्रग्स की जानकारी हासिल की, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके बारे में पूछा, ड्रग कैसे पकड़ी गई और उन ड्रग्स का क्या हुआ, अब तक कुल कितनी ड्रग्स पकड़ी गई, ये सारे सवाल अफसरों से पूछे। गुजरात एटीएस के डीआईजी दीपक भद्रन ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में 65 ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ा गया है। ये ड्रग्स को अलग अलग तरीकों से भारत में पहुंचाने की कोशिश करते थे, लेकिन एजेंसीज की चौकसी की वजह से ज्यादातर ड्रग्स पकड़ी गई। हमने दो तरीके का मोडस ऑपरेंडी आज तक देखा हुआ है कि जिसमें फिशरमैन और स्मगलर्स को छोटे बोट्स को यूज़ करके हेरोइन लाने का कोशिश होता है। दूसरा कंटेनर्स को यूज़ करके भारत के अंदर ड्रग्स लाने का, हेरोइन खास करके हेरोइन लाने का इंटरनेशनल ड्रग माफिया का परिश्रम होता है और उनका कोशिश रहता है। हमारा जो 2021 और 22 का जो केसेस के अंदर हमने तकरीबन 65 के आसपास आरोपियों को पकड़ा है और 65 जो आरोपी पकड़ा है उसके अंदर 30 जितना आरोपी पाकिस्तान का है, 8 ईरानियन नेशनल्स पकड़ा है और नाइजीरियन नेशनल्स भी हमने पकड़ा है। ये केसेस के अंदर हमने ये देखा है कि मतलब दोनों तरीके से भारत के अंदर जिस जगह पे एंट्री का पॉइंट जो है वो कोस्टल रूट हो या कंटेनर टर्मिनल्स और पोर्ट्स को यूज़ करके लाने का इनका प्रयत्न रहता है, इनका जो षड्यंत्र रहता है, दोनों षड्यंत्र का मूल तक जाके मतलब कि जिस एंट्री पॉइंट है उसी जगह पे गुजरात एटीएस और गुजरात एटीएस के साथ मिलके, सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलके हमने इसको, इस षड्यंत्र और इस कोशिशों को हमने नाकामयाब रखा है। भारत सरकार इस वक्त ड्रग्स के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान चला रही है। ड्रग्स की तस्करी को रोकना जिम्मेदारी है होम मिनिस्ट्री की। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि भारत में ड्रग्स की जो तस्करी होती है उसका 81%, 81% समंदर के जरिए आता है। लेकिन सरकार अब ड्रग तस्करी के तमाम रास्तों को सील कर रही है। ट्रैफिकिंग करने वालों को पकड़ा जा रहा है। जो समुद्री मार्ग से तस्करी रोकना ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की एजेंसियों ने कोस्ट गार्ड के साथ और समुद्री तट पर बसे राज्यों के साथ मिलकर बहुत बड़ी मात्रा में लगभग विगत एक साल में वैल्यू की दृष्टि से, कीमत की दृष्टि से जितना भी ड्रग पकड़ा गया इसका 81% ड्रग समुद्री मार्ग से पकड़ा गया है। मैं आपको इसलिए बताता कि एक रास्ता हम बंद करते और आश्वस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वो लोग दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं, हमें भी ढूंढना पड़ेगा वो कौन से रास्ते से आ रहे हैं। तो समुद्री मार्ग से तस्करी, जैसे ये 5 राज्यों के यहाँ ये समस्या नहीं है और राज्यों के, मैं इसलिए इसको इंगित करना चाहता हूं कि भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के चौराहे पर हमारी समुद्री सीमा से न लंका जाने देना है, न पूर्व के देशों में जाना, न भारत में आने। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारत की सरजमीन ना ड्रग बनाने देगी, ना ड्रग को आने देगी, ना ड्रग को यहां से बाहर जाने देगी। भारत का संकल्प है मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग। ये दुनिया की लड़ाई है जो भारत में है। अमित शाह की बात सही है कि ड्रग्स की ज्यादातर तस्करी समंदर के रास्ते होती है। असल में पाकिस्तान से ही ज्यादातर ड्रग्स भारत में आती हैं
और इसके दो रास्ते हैं, या तो समंदर के रास्ते आए या फिर राजस्थान या पंजाब बॉर्डर से आए। बांग्लादेश से भी ड्रग्स की तस्करी होती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में। अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स हो या ईरान से, ये सब पाकिस्तान के रास्ते आती हैं। क्योंकि कराची से कच्छ तक समुद्री रास्ता छोटा है, इसलिए आतंकवादी हो या ड्रग ट्रैफिक हो, ये इसी रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुजरात में ड्रग्स के पकड़े जाने के केस सबसे ज्यादा आते हैं। और हमारी एजेंसीज ड्रग ट्रैफिकर्स को कितनी मशक्कत के बाद पकड़ती हैं, ये मैंने आपको दिखाया। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की जांबाजी का असर दिखाई दे रहा है और हमारी एजेंसीज को इसके सबूत मिल रहे हैं। पिछले 2 साल में गुजरात एटीएस के एंटी नारकोटिक्स अभियान में पाकिस्तान के 30, ईरान के 17, अफगानिस्तान के 2 और नाइजीरिया का 1 ड्रग तस्कर पकड़ा गया है। 6 महीनों के दौरान ही अलग अलग क्वालिटी की 25,700 किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स जब्त की गई हैं। इनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए में है। अब हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान में बैठे ड्रग स्मगलर्स समुद्र के रास्ते ड्रग की सप्लाई से तौबा कर रहे हैं। इंटेलिजेंस जो कॉल रिकॉर्ड्स करती है, उनमें एक ड्रग सप्लायर अपने आका से कह रहा है कि अब समंदर के रास्ते इंडिया की तरफ जाना खुदकुशी करने जैसा है। उसके आदमी अब वहां जाने को तैयार नहीं है, कोई दूसरा रास्ता खोजो। निर्णय कपूर ने यह ऑडियो क्लिप भी भेजा है। ड्रग माफिया के बीच की बातचीत आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े में? क्या हाल है वाल है? देखो हाशिम भाई, बात यह है कि मेरी तकरीबन 1-2 घंटे मीटिंग हुई है। उस नाखुदा को भी बुला लिया, अपने वालों को भी बुला लिया, सबको। कोई नाखुदा इस पॉइंट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। उसने बोला 190 मील तो छोड़ो, 400 मील पर भी इंडिया घूम रहा है। 400 मील पर, ठीक है ना। ये इसका सबसे बड़ा मेन गेट है और कौन यहाँ बोला जाएगा। 15 पे घूम रहा है, ये तो 20 है ना। वो बोल रहे हैं 14 और 15 में भी घूम रहा है। तकरीबन ये इसका राउंड ही आजकल यहीं लग रहा है। और ये बिल्कुल नामुमकिन है। इस काम को हाथ में मत लो, क्योंकि यहाँ से नहीं हो सकता है। बिल्कुल यहाँ से कोई भी बंदा अगर कोई ईरानी गाड़ी निकाल दे तो मुझे नहीं लगता है कि वो गाड़ी कामयाब होगी, या बंदे अल्लाह ना करे पकड़े जाएं, या माल के साथ फिर वो ही बड़ा परेशानी वाला मसला है। बात यह है कि मेरी 2 दिन मीटिंग होने के बावजूद दिलेर से दिलेर नाखुदा भी मैंने पकड़े हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहे अगर खुदकुशी करना चाहते हो तो कर लो। तो उन लोगों ने बोला ये अभी ईरानी लांचों के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। आपने सुना, ये स्मगलर बार बार नाखुदा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। नाखुदा का मतलब होता है कैप्टन ऑफ द शिप, बोट का नाविक। यानी ये स्मगलर कह रहा है कि कोई कैप्टन बोट पर ड्रग ले जाने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए ये स्मगलर समुद्र के रास्ते गुजरात में ड्रग पहुंचाने से इनकार कर रहा है। उसे लगता है कि जो भी ड्रग लेकर भारत की समुद्री सीमा में दाखिल होता है, उसका पकड़ा जाना तय है। उसने तो ड्रग मंगाने वाले से यह तक कह दिया कि वो फिलहाल ड्रग तस्करी का यह धंधा छोड़ दे, क्योंकि छोटी छोटी बोट्स तो छोड़िए, बड़े बड़े कंटेनर शिप भी पूरी तरह निगरानी में आ जाते हैं। बड़ी शिप की पूरी चेकिंग हो रही है, इसलिए अब समंदर का रास्ता ड्रग्स के धंधे के लिए सुरक्षित नहीं बचा। वो जितने भी हो सकता है, आपको तो पता है खुद भी, और ये जामनगर और राजकोट, पोरबंदर, ये 200 मील दूर हैं, ज़्यादा भी नहीं, 180-200 मील दूर है। उसने बोला भाई यहाँ बिल्कुल नामुमकिन है, इसमें 1% भी बचने का चांस नहीं है। बोला 1% भी बचने का चांस नहीं है, ठीक है ना। ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यहाँ से 1% बच के जाए। बोला पैसे किसे अच्छे नहीं लगते, लांच, लोग, माल पहुंचेगा तो किसी को मिलेगा तो पैसे मिलेंगे ना, लोग बचेंगे तो ये काम करेंगे। तो ये हालात हैं। बाकी आप तो खुद समझदार हो, जानते हो सब चीज़ों से, थोड़ा बहुत वाकुफ़ हो इस इलाके के बारे में। वो हमारे ईरान की जो लांचें ना बड़ी ख़तरनाक हो गई है जी। सिर्फ एक रूट जो है वो ही उनके लिए बचा हुआ है, वो भी बच के निकलना उनका। ये रूट तो नामुमकिन है, भाई को बता दो, ठीक है ना।
हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी ये काम को इस हिसाब से छोड़ दे, लॉन्च के हिसाब से। अगर दूसरा उसके पास अगर ईरान से शिप भी निकलेगा ना, वो भी उसके रेंज में आता है। इतना खतरनाक हो गया है। इंटरसेप्ट की गई इस कॉल से ये बात तो साफ है कि आजकल ड्रग्स के खिलाफ अभियान से इस काले कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत है। एक्शन हो रहा है, ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठाया जाता है कि गुजरात से ही सबसे ज्यादा ड्रग क्यों पकड़ी जाती है। क्या गुजरात ड्रग माफिया का फेवरेट डेस्टिनेशन है? निर्णय कपूर ने यह सवाल गुजरात एटीएस के चीफ दीपन भद्रन से पूछा। दीपन ने जो कारण बताया वो कन्विंसिंग है। उन्होंने कहा कि गुजरात की समुद्री सीमा पाकिस्तान के करीब है। तस्करों को गश्त लगाने वाले जहाज दूर से दिख जाते हैं। स्मगलर्स के लिए अपनी बोट लेकर पाकिस्तान की सीमा में भाग जाना आसान हो जाता है। पाकिस्तान और ईरान के पोर्ट भी यहां से बहुत दूर नहीं है, इसलिए ड्रग तस्करों के लिए समुद्री रूट सबसे फेवरेट होता है। इसीलिए गुजरात में ड्रग स्मगलर्स को पकड़ने के केस भी सबसे ज्यादा होते हैं। एक मेन रीजन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो लैंड बॉर्डर जो है, कि खास करके जो पंजाब एरिया और पंजाब और उस एरिया का, राजस्थान एरिया का जो पूरा बॉर्डर है, उसको पूरा फेंस किया हुआ है। और बीएसएफ और बाकी केंद्रीय अर्ध सैनिक जो दलें हैं, उनका पेट्रोलिंग और उनका जो एरिया और ऑपरेशंस बहुत ही इंटेंसिफाई किया हुआ है। इसी कारण के वजह से ये लोग दूसरा रूट जिसके अंदर बड़ी मात्रा में ड्रग्स एक साथ ला सकते हैं, उसी रूट के लिए ये लोग ट्राई करते हैं। और भारतीय दरिया सीमा जो है वो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक रहता है, जिसके अंदर तकरीबन 1600 किलोमीटर का दरियाई सीमा गुजरात का ही है। और सबसे नज़दीक कोस्टल बेल्ट के अंदर गुजरात रहता है। इसी कोशिश को, इसी चीज़ को यूज़ करके ज़्यादा ड्रग्स इंडिया के अंदर पहुंचाने के लिए कोस्टल रूट को ये लोग यूज़ करते हैं। इस कोस्टल रूट के अलावा जो कंटेनर्स यूज़ करने का जो इनका जो तरीका है और ड्रग माफिया का जो तरीका है, उसके अंदर गुजरात के अलावा अलग अलग दूसरे पोर्ट्स का भी कंटेनर और कंटेनर टर्मिनल्स को इन्होंने यूज़ किया। इस कंटेनर टर्मिनल के अंदर से आया हुआ ड्रग्स का भी प्रोसेसिंग करने वाला प्लान को गुजरात एटीएस का टीम ने पकड़ा था, और उसके वहां से भी हमने ड्रग्स और एक्यूज का सीजर किया हुआ है। गुजरात एटीएस के चीफ जो कह रहे हैं, जिन ऑपरेशंस के बारे में बता रहे हैं, वो मोदी सरकार की ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का नतीजा है। जब मैंने तहकीकात की, जो फिगर्स सामने आई वो उसकी गवाही देते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त 2006 से 2013 के बीच ड्रग तस्करी के 1257 केस दर्ज हुए थे, जबकि पिछले 8 साल में ड्रग ट्रैफिकिंग के 3172 केस दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस सरकार से 150% से भी ज्यादा। इस दौरान करीब 3.5 लाख किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, जो कांग्रेस सरकार के दौरान पकड़ी गई खेप से 2 गुने से भी ज्यादा है। जो डेटा मेरे पास आया है उसके मुताबिक कांग्रेस की सरकार के वक्त 2006 से 2013 के बीच 768 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए थे, जबकि पिछले 8 साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी पता चला कि मोदी सरकार ने आजादी के 75वें साल में 1 लाख किलोग्राम ड्रग्स नष्ट करने का टारगेट रखा है। अब देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़ी गई 82,000 किलोग्राम से भी ज्यादा ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। चंडीगढ़ में होम मिनिस्टर अमित शाह ने 800 करोड़ रुपए की कीमत के करीब 31,000 किलो ड्रग्स नष्ट किया। इस प्रोग्राम में अमित शाह ने कहा था कि ड्रग्स के जरिए आतंकवाद और दूसरी देश विरोधी गतिविधियों की फंडिंग होती है, युवा पीढ़ी को नुकसान होता है, इसीलिए सरकार ड्रग्स को जड़ से खत्म करने में लगी हुई है। एक कोई आतंकी घटना होती है तो उसका नुकसान सीमित मात्रा में होता है, मगर ड्रग तस्करी के बाद ड्रग का जब प्रसार समाज के अंदर होता है तो पीढ़ियों को खोखली कर देता है। वो दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखले करने का काम करता है। कोई भी स्वस्थ समाज, कोई भी समृद्ध राष्ट्र
कोई भी सक्षम और सुरक्षित राष्ट्र ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अलावे अपने उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकता है। ड्रग के कारोबार से जो डर्टी मनी जनरेट होता है, वो डर्टी मनी अंततोगत्वा देश विरोधी प्रवृत्तियों में उपयोग में आता है। नशे के व्यापार से जो डर्टी मनी जनरेट होती है, जो एक प्रकार का धन जनरेट होता है, जिसको देश के खिलाफ उपयोग किया जाता है, उसको भी रोकना हमारे देश की सुरक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। मैं अमित शाह की तारीफ करूंगा कि उन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया। 150% से ज्यादा केस दर्ज किए, 3.5 लाख किलो ड्रग्स पकड़ी। लेकिन ये सिर्फ फिगर्स नहीं है, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक बहुत बड़े खतरे से देश को, समाज को बचाने का काम है। ये ड्रग्स कितनी खतरनाक होती हैं, यह आपको सिर्फ उन परिवार वालों से मिलकर पता चलेगा जिनका कोई अपना ड्रग्स के नशे के जाल में फंस जाता है। मैंने कई परिवारों को ड्रग्स की वजह से बर्बाद होते देखा है। कौन नहीं जानता कि हंसते खेलते पंजाब को उड़ता पंजाब किसने बनाया। स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टल्स में, पूरे देश में ड्रग्स का जाल किसने बिछाया। बड़े बड़े शहरों में, रेव पार्टियों में जब अच्छे अच्छे परिवारों के, घरों के लोग पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे बच्चों पर यह खतरा कितना बड़ा है। पिछले दिनों जब इस बात की चर्चा हुई कि कांग्रेस के शासन के दौरान जो ड्रग्स पकड़ी गई उससे 2 गुने से ज्यादा मोदी सरकार के शासन में पकड़ी गई, तो फिर इस पर सियासत भी हुई। राहुल गांधी ने आज ही सवाल उठाया, सबसे ज्यादा ड्रग्स गुजरात में क्यों पकड़ी गई। इसके बाद पूरी कांग्रेस सवाल पूछने लगी कि गुजरात में ड्रग्स की सप्लाई क्यों हो रही है। बार बार एक ही पोर्ट पर हजारों करोड़ के ड्रग्स क्यों पकड़े जा रही हैं। देश के युवा धन को बर्बाद करने की कोई साजिश, और कहीं ना कहीं सरकार की लिफाफों, कहीं ना कहीं बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो कोई एक आध हादसा हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है। इतना सारा ड्रग्स वहाँ से क्यों मिला। हमारे वहाँ बहुत कड़ा कानून है NDPS का, नारकोटिक्स ड्रग्स का। अगर बड़े मगरमच्छ इसके मूल को पहली ही बार पकड़ लेते तो दोबारा कोई हिम्मत नहीं करता लाने की। सारी एजेंसीज़ है, क्या है ये सेंट्रल एजेंसीज़ का काम विरोधी दल के नेताओं को परेशान करना, जो जनता की आवाज़ उठाता है उनको डराने, धमकाने, बुलाने, समन्स भेजना, जेल डालने का काम नहीं है। सेंट्रल एजेंसीज़ का काम है कि देश के लिए जो खतरा है भविष्य के लिए, ऐसे ड्रग्स के लिए सेंट्रल एजेंसीज़ को काम करना चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं कि अगर मोदी जी पाक साफ है, अगर इसमें कोई लिफाफोपी नहीं है, अगर भाजपा का या उनके मित्रों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का बना हुआ एक ऐसा SIT बने जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करे, जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब कांग्रेस के नेताओं ने आज जो पूछा उस सवाल तो पुराने हैं, बस एक बात नहीं है, अचानक ड्रग्स की बाढ़ जैसी क्यों आ गई है। पिछले 10 महीनों में करीब 4000 किलो ड्रग्स गुजरात के पोर्ट से क्यों पकड़ी गई। अचानक इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई क्यों होने लगी। तो ये सवाल भी निर्णय कपूर ने गुजरात ATS के चीफ से पूछा। दीपन भद्रन ने उसकी वजह डिटेल में समझाई और यह समझने वाली बात है। दीपन भद्रन ने बताया कि असल में भारत ड्रग्स स्मगलिंग के 2 बड़े हब्स के बीच में पड़ता है। पश्चिम की तरफ से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। इन देशों को इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलिंग का गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। वहीं भारत के पूरब में थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस जैसे देश हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग तस्करी का गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। यानी भारत के पूर्व में भी ड्रग स्मगलिंग का बड़ा इलाका है और पश्चिम में भी। दीपेन भद्रन ने बताया कि इस साल अफगानिस्तान और ईरान में अफीम की खेती बहुत ज्यादा हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद ड्रग्स की तस्करी और बढ़ गई है, इसीलिए हमारे देश में भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हैं। 2020 और 21 के अंदर ड्रग्स का जो कल्टीवेशन और ड्रग्स का जो बम्पर प्रोडक्शन जो हुआ था, और उसके बाद 2021 में जब
अफगानिस्तान का रजीम का जो चेंज हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने बड़ी मात्रा में ड्रग्स को अफगानिस्तान से बाहर पुश करने का ड्रग माफिया का कोशिश रह चुका है। इस कोशिश के अंदर अलग अलग तरीका इन्होंने यूज़ किया है, जो इसके अंदर पोर्ट्स को यूज़ करना या फिशिंग बोट्स, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाला जो दरियाई सीमा में और दरियाई एरिया के अंदर फिशिंग के लिए जाता है, इस बोट्स को यूज़ करके स्मगल करने का इनका कोशिश रह चुका है। ये दोनों कोशिशों के अंदर अभी तक का जितने भी हमारा केसेस है, उस केसेस के ऊपर से ये ड्रग माफिया का और इंटरनेशनल ड्रग माफिया का ये षड्यंत्र को नाकामयाब रहने में हमारा ये सफलता रहा है। और इस कोशिश के अलावा पूरा नेटवर्क के अंदर मूल सुधी जो इंडिया के अंदर रिसीव करने वाला जो लोग हैं, जो आगे का जो स्टेट्स के अंदर है, जिनके तक ये ड्रग्स पहुंचाने का इनका कोशिश था और षड्यंत्र था, ये कोशिशों को हमने नाकामयाब रखा और इस ड्रग्स पहुंचाने वाला लोग और रिसीव करने वाला लोग तक हमने पकड़ के वो पूरा ड्रग नेटवर्क को हमने तोड़ा है। अब मुंद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग की खेप क्यों पकड़ी गई, इसकी टेक्निकल वजह तो एटीएस के डीआईजी ने बता दी। राहुल गांधी जो सियासी इल्जाम लगाए, उसका जवाब बीजेपी ने भी सियासी अंदाज में दिया। संबित पात्रा ने याद दिलाया कि भारत पर समुद्र के रास्ते सबसे बड़ा आतंकी हमला कांग्रेस के राज में हुआ था और तब राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, जो आज ड्रग्स का सवाल उठा रहे हैं। वो जमाना अलग था आपका राहुल जी, जिस समय ड्रग्स पकड़े नहीं जाते थे। वो जमाना अलग था राहुल जी, जिस समय भ्रष्टाचारी पकड़े नहीं जाते थे। जो ड्रग पेडलर थे, जो माफिया थे, वो स्कॉट फ्री रहते थे, उनके ऊपर एक्शन नहीं होता था, कहीं ना कहीं साठगांठ होती थी। आज अगर इतने मात्रा में ड्रग पकड़े जा रहे हैं तो ये हिंदुस्तान की एजेंसियां ड्रग पकड़ रही है। इसके पीछे इंटेलिजेंस लगता है, इसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क, मेहनत लगता है, जिसका नतीजा होता है कि आज जो लोग ड्रग की तस्करी कर रहे हैं, जो लोग ड्रग के माध्यम से जनता के जीवन में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उन्हें बख्श नहीं रही है। बहुताय मात्रा में ड्रग पकड़े जा रहे हैं। वो राहुल गांधी ड्रग्स, तस्करी, इन सब के विषयों में क्या समझ पाएंगे जो राहुल गांधी जब 26/11 जैसे भयावह कांड, समुद्र के रास्ते से आतंकवादी आके हिंदुस्तान में उसका अंजाम दे रहे थे, तो राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। मुझे लगता है ड्रग्स का मामला कोई सियासत का मामला नहीं होना चाहिए। यह मसला ऐसा है जिसके खिलाफ सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए। ड्रग्स देश के नौजवानों को नशे का शिकार बनाते हैं, देश को खोखला करने का काम करते हैं। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नेताओं को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, सियासत से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। जब सुरक्षा एजेंसियां ड्रग्स स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन ले रही हैं, हमारे जवान जान पर खेर कर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर रहे हैं, जब बड़ी मात्रा में ड्रग को पकड़ा जा रहा है, ड्रग स्मगलर्स हमारी एजेंसियों की नजर से बच नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं, ड्रग की तस्करी के सारे फॉर्मूले नाकाम हो रहे हैं, ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ड्रग्स पकड़े जाने को स्मगलर के साथ, तस्करों के साथ मिली भगत का इल्जाम लगा रहे हैं। इसे सुनकर हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।